सन 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों के जमाने में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थीं जिन्हें कभी सामान्य जनता के सामने लाया नहीं गया। वो बातें आज भी राष्ट्रपति भवन के सीक्रेट फाइल्स में दफन है। ये घटना उस समय की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आम लोगों को कभी बताया नहीं गया। कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें भारत की भोली जनता को डराने के लिए या तो भूत प्रेत बताया गया या फिर जानबूझकर उन बातों को दबा दिया गया। और जो लोग सच के करीब पहुंचे उनकी यादों से वो बातें मिटा दी गईं। और जो सच था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ। दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज तक पूरी तरह समझाए नहीं जा सके। आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा, जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। आपने मिस्र के पिरामिड्स के बारे में भी सुना होगा, जिनके निर्माण को लेकर आज भी सवाल उठते हैं और कई लोग मानते हैं कि उसमें परग्रहवासी यानी एलियंस का हस्तक्षेप रहा होगा। फिर अमेरिका का एरिया 51, जहां सरकार खुद मानती है कि कुछ बातें आम लोगों से छुपाई गई हैं और जिस पर मेन इन ब्लैक जैसी फिल्मों ने एक अलग ही कल्पना खड़ी कर दी। लेकिन अक्सर जब हम ऐसे रहस्यों के बारे में सोचते हैं तो हमारी नजर विदेशों पर ही जाती है। हमें लगता है कि अजीब घटनाएं, एलियंस या गुप्त एजेंसियां सिर्फ अमेरिका या मिस्र तक सीमित हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें या तो भुला दिया गया या फिर जानबूझकर इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं किया गया। महाराष्ट्र के कोकण इलाके में, खासकर रत्नागिरी जिले में, कुछ ऐसी चट्टानें मिली हैं जिन्हें आज हम कोकण पेट्रोग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। इन आकृतियों को देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं, क्योंकि ये अपने समय से कहीं ज्यादा उन्नत लगती हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन देवताओं से जोड़ते हैं तो कुछ मानते हैं कि ये किसी और ही दुनिया से आए सिंबल हो सकते हैं। इसी विषय पर हमने डार्क कोकण चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जरूर देख सकते हैं। लेकिन आज की कहानी उन चट्टानों की नहीं है, ना ही किसी मंदिर या भूत प्रेत की। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो कभी किताबों में नहीं आया, जिसे किसी इतिहासकार ने दर्ज नहीं किया और जिसे गांव वालों ने बस भूत प्रेत कहकर छोड़ दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप डार्क कोकण स्टोरी टेलर की इस दुनिया में नए हैं तो आपका यहाँ स्वागत है। यहाँ हर कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी रियलिटी से जुड़ी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कहानी जब भी अपलोड हो आप उसे मिस न करें। और अगर आप इसे Spotify पर सुन रहे हैं तो इस शो को फॉलो कर लें और रेटिंग देना न भूलें। अब चलते हैं 1916 की उस रात की तरफ। ये कहानी उस समय की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, जब हर गांव में रात के अंधेरे में देश की आज़ादी के लिए कुछ न कुछ खुफिया हलचल हुआ करती थी। और ये कहानी उस बात की है कि कैसे कुछ ऐसी घटनाओं को जिन्हें लोग समझ नहीं पाए, धीरे धीरे डर और अफवाहों के नाम पर दबा दिया गया। और आज इतने सालों बाद वही कहानी फिर से सामने आने वाली थी। कोकण की ओर बढ़ती इसी एसटी बस से कई साल बाद हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार अमोल सावंत अपने गांव रत्नागिरी लौट रहा था। अमोल के परिवार का नाम इस गांव के इलाके में जाना पहचाना था, क्योंकि उसके परदादा भाऊराव सावंत आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले स्थानीय गुट में थे। गांव वाले बस इतना कहते थे कि भाऊराव सिर्फ स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उस जमाने में अंग्रेज भी खुलकर नहीं समझ पाए थे। अमोल का वो घर यानी वाड़ा आजादी के इतने सालों बाद भी वैसे का वैसा खड़ा था। मोटी पत्थर की दीवारें, लकड़ी के लंबे खंभे और पीछे की तरफ बंद पड़ा हुआ एक हिस्सा जहां कोई बिना वजह नहीं जाता था। घर में उसके काका रघुनाथ सावंत यानी रघ्या काका रहते थे। अमोल को देखते ही काका ने कहा, गांव की याद आई या कुछ और काम निकला? अमोल हल्का सा हंस दिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों लौटा है। शायद वो सवाल जिनका जवाब शहर में नहीं मिलता। शाम को चाय पीते वक्त अमोल ने काका से पूछा, काका, दादाजी कहते थे कि हमारे घर के नीचे तहखाना है और उसमें कुछ छुपाया गया था, वो क्या था? रघु काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तेरे परदादा के जमाने की बातें हैं। उस वक्त गांव में जो हुआ उसे लोग आज भी भूत प्रेत और काला जादू मानते हैं। अमोल ने ध्यान से सुना। काका ने बताया कि 1916 के आसपास गांव में रात को अजीब रोशनी दिखी थी। उसके बाद से खेतों से अजीब आवाजें आना शुरू हुई थी।
और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने आसमान से उतरती हुई कोई चीज देखी है। लेकिन उस जमाने में हर अजीब चीज को भूत या दैव का अवतार कह देना आसान था। उस जमाने में ब्रिटिश सैनिक विश्व युद्ध की तैयारी रात के समय इसी गांव में करते थे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी तुझे जानना जरूरी नहीं है। तू इतने सालों बाद जो गांव आया है, तू ये सब के बारे में मत सोच, एंजॉय कर। इतना कहकर रघु काका ने वो बात वहीं पे काट दी। लेकिन उस रात को अमोल को नींद नहीं आई। उसे बार बार यही लग रहा था कि घर का पिछला हिस्सा कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए वो आधी रात को सबके सो जाने के बाद टॉर्च लेकर पीछे गया। वहां एक बड़ा काला फर्श था। उसे वो थोड़ा अजीब लगा तो उसने उसे हटाना शुरू किया। उसके बाद फर्श के नीचे बने लोहे के ढक्कन को खोला और नीचे उसे सीढ़ियां दिखी। वो सीढ़ी उसी तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाना छोटा था लेकिन साफ था, जैसे कोई कभी कभी वहां आ जा रहा हो। उसने वहां काफी छानबीन की। उसे वहां ब्रिटिशों के जमाने के हथियार, बंदूकें और कागजात दिखे। कोने में दीवार के पीछे उसे एक छोटा सा छुपा हुआ खांचा भी दिखा। वहां लकड़ी का पुराना बक्सा रखा था और उसके अंदर एक डायरी। वो डायरी उसके परदादा भाऊराव सावंत की थी। पहले पन्ने पर तारीख लिखी थी 1916। भाऊराव ने लिखा था कि उस साल गांव वालों ने जो देखा उसे आज लोग भूत कहते हैं, लेकिन असल में वो कोई और ही चीज थी। उन्होंने लिखा कि आसमान से एक अजीब सी रोशनी उतरी थी और उसके बाद गांव के लोगों के बीच अक्सर एक अजीब सा आदमी दिखा, जो कभी आम किसान जैसा लगता तो कभी अंग्रेज सिपाही जैसा। भाऊराव ने साफ लिखा था कि वो आदमी इंसान नहीं था, बल्कि इंसानों जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। डायरी में एक जगह भाऊराव लिखते हैं कि उस चीज के पीछे 2 और लोग गांव में आए थे, हमेशा काले कपड़ों में, गोल टोपी पहने हुए। गांव वाले उन्हें अंग्रेज अफसर समझते थे, लेकिन भाऊराव को शक था कि वो अंग्रेज भी नहीं थे। उनके हाथ में एक अजीब सा यंत्र होता था जिससे वो लोगों को देखते ही चुप करा देते थे। भाऊराव ने लिखा कि उसी रात जब गांव वाले डर के मारे घरों में बंद थे, भाऊराव ने उन लोगों के पीछे जाकर उनकी एक छोटी सी मशीन चुरा ली। मशीन किसी अजीब धातु की थी, ठंडी और हल्की, और उससे हल्की हल्की गर्मी निकलती थी। भाऊराव को लगा था कि वो मशीन इंसानी नहीं है। भाऊराव ने उसे तहखाने में छुपा दिया और डायरी में लिखा कि अगर कभी आगे जाकर उसका वंशज या कोई और ये डायरी पढ़े तो समझ ले कि ये कहानी भूत की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से आए लोगों की है। अमोल ये पढ़ते पढ़ते कांप गया। डायरी के आखिरी पन्नों में चेतावनी थी कि अगर वो मशीन कभी फिर से छेड़ी गई तो काले कपड़ों वाले लोग वापस आएंगे। अमोल ने तहखाने में चारों तरफ देखा। उसे दीवार के एक कोने में कुछ अलग दिखा। वहां की मिट्टी हटाने पर उसे एक धातु का छोटा सा डिब्बा मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, ऊपर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। ये आवाज आम गाड़ी जैसी नहीं थी। घर के बाहर सफेद रोशनी फैल गई। अमोल ने सीढ़ियों की तरफ देखा और उसे 2 परछाइयां दिखी, गोल टोपी, लंबे काले कोट और बिना किसी हाव भाव के चेहरे। एक गहरी और शांत आवाज आई, आपके परदादा ने जो लिया था वो हमें वापस चाहिए। दूसरी आवाज ने कहा, गांव वालों को तब भी कुछ याद नहीं रहा था और इस बार भी नहीं रहेगा। अमोल को अचानक समझ आया कि जिन कहानियों को वो बचपन से भूत की कहानियां समझता आया था, वो असल में किसी और की मौजूदगी के निशान थे। मशीन उसके हाथ में गर्म होने लगी और रोशनी और तेज हो गई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि उस रात आसमान में फिर से वैसी ही रोशनी दिखी थी जैसी उनके दादा परदादाओं ने देखी थी। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। बस अमोल कुछ दिनों बाद चुपचाप शहर लौट गया। तहखाना आज भी बंद है और रघिया काका बस इतना कहते हैं कि 1947 तक कुछ लड़ाइयां आजादी से पहले खत्म नहीं हुई थीं, बस लोगों की यादों से मिटा दी गई थीं। अगर ये कहानी आपने आखिर तक सुनी है तो सच में आपका धन्यवाद। अगर आप इसे स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो जाते जाते इस डार्क कोकण स्टोरी टेलर शो को फॉलो जरूर कर लीजिए
और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिए, क्योंकि वही मुझे और भी गहरी और रहस्य से भरपूर कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और इस शो को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो डार्क कोकण स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको क्या लगता है, रघिया काका सच में कौन थे? मैं आपके कमेंट सच में पढ़ता हूँ और कई बार अगली कहानी वहीं से शुरू होती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी रात में। तब तक थोड़ा संभल कर रहिए।